गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नए टॉपिक का डिस्कस करेंगे। वो है क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है। और क्लाइमेटोलॉजी में, जलवायु विज्ञान में आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना है वह है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक हवा का आवरण बना हुआ है जो पृथ्वी के चारों तरफ एक लिफाफा के तरह से इसे ढका हुआ है। इसमें बहुत छोटे छोटे गैस, धूलकण, जलवाष्प इत्यादि सब मिलकर ये हवा हमारे पृथ्वी के चारों ओर है। इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं। अब ये जो गैसेस हैं, उनके मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं या डस्ट पार्टिकल्स है या फिर उसमें जलवाष्प है, ये आखिर इसके चारों ओर ही क्यों रहता है? वो इसलिए रह पाता है क्योंकि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बल इसे अपने ओर खींचे रहता है, जिसके कारण से ये पृथ्वी के इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाता है। अन्यथा क्या होता है कि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर चले जाते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं और यहाँ कोई वायुमंडल नहीं होता है, जैसा कि अन्य ग्रहों पर है। और अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं उस पर कि किन किन जो करीब करीब सभी जो प्लैनेट्स हैं उस पर अपना एक वायुमंडल है, तो उसका क्या कारण है, उसमें क्यों वो चिपके हुए? तो वो है कि ग्रेविटी, उसका जो अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, उस बल के कारण से उसे पकड़ के रखे रहते हैं। तो इस एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस हैं, क्या और तत्व हैं, सब मिल के बना हुआ है, इन्हीं को समझेंगे हम लोग आज के टॉपिक में, जिसमें कि वायुमंडल के संगठन और संरचना को समझेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें, कंपोजिशन क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहले से ही मैंने बोर्ड पर ये एक फिगर बना रखा है ताकि आप इसको समझ पाएंगे उसको देखकर। तो पहले समझते हैं कंपोजिशन क्या है, इसमें का संगठन क्या है, कौन कौन सी गैसेस हैं मुख्य रूप से। ऐसे तो जितने तरह के गैसेस हैं वो कुछ ना कुछ उसकी मात्राएं वायुमंडल में है या पृथ्वी पर है, लेकिन उसमें जो प्रमुख रूप से किन गैसों की उपलब्धता प्रमुख रूप से है, उसका क्या महत्व है, उसको भी समझेंगे कि उसके रहने से, उन गैसों के रहने से क्या उसका महत्व है। तो पहले जो हमारा पूरा वायुमंडल है, अगर उसका आयतन लें, वॉल्यूम लें, तो उस वॉल्यूम का, आयतन का 78.08%, हम लोग इसको याद करने के लिए 78% याद रखते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में 78.08% इतना वॉल्यूम, इतने उसके परसेंटेज में, उसके प्रतिशत में नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है, नाइट्रोजन गैस है ना। इसके बाद दूसरा जो प्रमुख गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो 20.94% है, इसे हम लोग राउंड अबाउट 21% में याद रखते हैं, है ना। तो ये अगर दोनों गैसों को मिला लें तो ये करीब 99% हो जाता है, 99% पूरे एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम का जो गैसेस हैं उसमें प्रमुख रूप से दो ही गैस है, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद और दूसरी गैसेस भी हैं जिनकी मात्राएं कम है, लेकिन वो उसकी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और अनेक प्रकार के चाहे वायुमंडलीय घटनाएं हों उसमें उनका अपना रोल होता है। तो उसमें क्या है, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%,
नियॉन 0.0018%। ये सब हम प्रतिशत बता रहे हैं उसके टोटल वॉल्यूम के हिसाब से। हीलियम ये हल्की गैस है 0.0005%। ओजोन एक प्रमुख गैस है, ये है 0.00006%। और हाइड्रोजन 0.0005%। ये प्रमुख गैसेस हैं, इतनी सारी गैसेस। इसके अलावे और भी जो गैसेस हैं वो क्रिप्टन, जेनन, मीथेन, ये सब ट्रेस गैस है। ट्रेस गैस मतलब उसकी बहुत प्रतिशत बहुत कम है जो सिर्फ पता चल पाता है, इसलिए इसको ट्रेस गैस बोलते हैं। इसके अलावे इसमें जलवाष्प है और डस्ट पार्टिकल है, धूल कण का छोटा छोटा धूल कण का पार्टिकल्स है। ये सब मिलकर हमारा पूरा वायुमंडल का निर्माण करता है, या पूरा वायुमंडल बनाता है। तो इसमें अब कौन से गैस का क्या रोल है इसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन का प्रमुख काम क्या है? नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा मात्रा में है, पूरे 78%। तो इसका प्रमुख रोल यह है कि ये हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत ज्वलनशील गैस होता है। तो अगर ये नाइट्रोजन नहीं होता तब क्या होता? तो ये होता कि जो इतना ऑक्सीजन है वो हो सकता है कि गर्मी के कारण से वो जल उठता या जल ये रहता, तो उसके कारण उसको थोड़ा सा इनएक्टिव करने में इसका रोल होता है नाइट्रोजन का। और दूसरा इसका रोल है कि जो तापमान का जो विस्तारण है उसमें नाइट्रोजन का एक प्रमुख रोल होता है। और ये जो नाइट्रोजन जिस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये जैसा कि हम जानते हैं वनस्पतियों के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, पर ये इस मॉलिक्यूल में वो उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसको कंपाउंड फॉर्म में चाहिए। जैसे नाइट्रेट के फॉर्म में अगर ये कन्वर्ट होगा तब जाके वो वनस्पति के लिए वो उपयोगी होगा। तो नाइट्रोजन में ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कि जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो वनस्पति हो या जीव जंतु हो, वो उनके लिए ऑक्सीजन काफ़ी महत्व रखता है। हम जो श्वास लेते हैं, है ना, ब्रीदिंग लेते हैं, मतलब हवा जो हमारे अंदर जाता है उसमें पूरे हवा जाता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन का ही हम उपयोग करते हैं। और ये हमारे हर एक छोटे छोटे जो सेल से वहाँ तक पहुँचता है, जिसको हीमोग्लोबिन खून में रहता है, जिसमें आयरन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उस ऑक्सीजन को कैरी करके अलग अलग हमारे अंगों तक पहुँचाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो जीवन नहीं रह पाएगा, यानी वो हमारा सिस्टम जो बॉडी का सिस्टम है कोलैप्स कर जाएगा। उसी प्रकार से वनस्पति में भी ऑक्सीजन का महत्व है ना। ऑक्सीजन वो लेते हैं रेस्पिरेट, लेकिन वो क्या कहते हैं कि दिन के समय में वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन निकालते हैं, लेकिन रात के समय में ऑक्सीजन वो पेड़ पौधा लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। कुछ वनस्पति जो है वो एक्सेप्शन है, जो कि रात और दिन दोनों के समय में ऑक्सीजन निकलता है, जैसे कि पीपल का पेड़ है और इस तरह के कुछ पौधे हैं या वनस्पति हैं जो एक्सेप्शन है। लेकिन हम इन जनरल सामान्य रूप से अगर कहें तो पेड़ पौधे जो हैं वो रात के समय में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और दिन में के समय में ऑक्सीजन निकालता है। इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत महत्वपूर्ण है, महत्व रखता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कैसे होता है, कहाँ से निकलता है? तो जो हमारा फॉसिल फ्यूल है, जो ईंधन का हम लोग उपयोग करते हैं, जलाते हैं, उससे जो उत्सर्जन होता है उसमें प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में पहुँचता है। और या इसके अलावा जो इंडस्ट्री है या और भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन है,
उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसके अलावे जो हमारे पेड़ पौधे हैं, है ना, अभी बताए पेड़ पौधे हैं, वो रात के समय में करते हैं। जीव जंतु जो हम श्वास ले रहे हैं, तो बाहर जो हम निकालते हैं वापस, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वातावरण में ये प्रक्रिया चलते रहता है। लेकिन जो वनस्पति है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वो फोटोसिंथेसिस में भोजन बनाने के क्रम में इसका उपयोग करते हैं, और उसके उपयोग करने से वो फिर उसमें फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो वहाँ पर डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, ये इस तरह का गैस है जो ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है और सोख लेता है, और फिर बाद में इसको रिलीज करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करता है कि हमारा जो पृथ्वी का तापमान है, इसको एक मेंटेन करने में, यानी तापमान बनाए रखने में इसका अहम रोल हो जाता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में अधिक होने लगेगा, तो क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में वो ऊष्मा का अवशोषण करना, और ज़्यादा जब अवशोषण कर लेगा और वो चीज़ें बाहर, जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा पाता है। जैसे ऊष्मा मुख्य रूप से कैसे आता है कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सूर्य से ये शॉर्टवेव इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सूर्य की किरण है, उससे ये हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं दिन के समय में, और रात के समय में फिर ये हम रिलीज कर देता है, पृथ्वी से बाहर जाता है अंतरिक्ष में वापस, और इस तरह से बैलेंस बना रहता है। हीट बजट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बीच में जो अगर यहाँ एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में ये सब जो कार्बन डिफरेंट गैसेस हैं, उनमें से कुछ गैसेस जो है उसे अवशोषित कर लेता है। उसमें एक प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड भी, है ना। तो ऊष्मा का कह सकते हैं कि उसको ट्रांसपोर्ट करने में या उसको मेंटेन करने में इसका प्रमुख रोल होता है। लेकिन अगर इसका सांद्रता या कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये हमारे लिए नुकसान होने लगता है, जैसे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग में हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग। तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग में कैसे क्या रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व है ना, इसका इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद ओजोन, ये जो है ओजोन ये असल में ऑक्सीजन का ही ग्रुप है, लेकिन इसमें 3 मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन में O2 लिखते हैं, 2 मॉलिक्यूल है, इसमें 3 मॉलिक्यूल होता है। ये क्या करता है, ये जो हमारा अभी इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर में, स्ट्रेटोस्फेयर यानी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर और स्ट्रेटोस्फेयर, इन दोनों के बीच में इसका एक ओजोन मंडल है, मतलब ओजोन का कंसंट्रेशन है। ये क्या करता है, जो हमारे सूर्य से परावैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रे, जो हमारे लिए नुकसानदेह है, चाहे वो वनस्पति हो या मनुष्य हो या जीव जंतु हो, उनके लिए नुकसान होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिनों में हमारा जो स्किन है वो ब्लैक हो जाता है अचानक से, उसको सनबर्न कहते हैं। सनबर्न असल में यही होता है कि अचानक एक्सपोजर हुआ और किसी कारण से ये जो परावैंगनिक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रे, इसका एक्सपोजर हो गया, तो जिसके कारण से हमें इसका नुकसान। दूसरा, हमारे ये ऊतक को काफ़ी नुकसान करता है, जिसके कारण से स्किन कैंसर भी हो सकता है ना। तो ये हमारे लिए नुकसान वाला किरण है, यानी रे है। तो इसको रोकता है, एक अम्ब्रेला का काम करता है, एक छतरी का काम करता है, वो है ओजोन परत, ओजोन लेयर। और ये स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में इसका एक लेयर है, जिसको हम लोग ओजोन स्फीयर कहते हैं। तो ओजोन का महत्व हो जाता है ना। और इस पर काफ़ी है कि ओजोन का फिर से जब
किसी कारण से क्या है, इसमें अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जो हमारा जेट प्लेन है ये सब अगर उड़ता है, या जो हम लोग फोम वगैरह बनाते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, या रेफ्रिजरेटर घरों में जो प्रयोग करते हैं, फ्रिज है ना, उसका जो गैस डालते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो रिलीज वो जल्दी वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, वो ऐसे गैस है और बहुत लंबे समय तक रहता है। और वो क्या आता है, हल्का गैस है, वो समय के साथ धीरे धीरे ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, और अगर वो ओजोन लेयर तक पहुंच गया तो वहाँ वो रिएक्शन करने लगता है, चेन रिएक्शन होता है। मतलब ये ओजोन का O3 है, इसके साथ जैसे रिएक्ट करेगा एक तो फ्री ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को निकाल देगा बाहर, और ये फिर इसके साथ रिएक्ट करके जैसे O3 के साथ अगर वो किया तो O2 + O2 इस तरह से रिएक्शन शुरू हो जाता है, और एक चेन रिएक्शन होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को का नुकसान हो जाता है या ऑक्सीजन को तोड़ने लगता है, इसके कारण से ओजोन होल बन जाता है, मतलब एक छिद्र बन गया बड़ा सा। वहाँ से क्या होगा, वहाँ से ये परावैंगनिक किरणें हमारे पृथ्वी तक आने लगेंगी तो हमें नुकसान होने लगता है, तो उसका डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये समझते हैं कि ओजोन का महत्व है या ओजोन में। इसके अलावे ये सब तो ट्रेस गैसेस है, हाइड्रोजन है, हल्की गैस है ऊपर रखते हैं। इसमें वाटर वेपर, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में महत्वपूर्ण रोल करता है। वाटर वेपर जलवाष्प जो है ये समय और स्थान के साथ अलग अलग वैरी कर सकता है। जैसे शुष्क जलवायु है वहाँ उसका पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में उसकी प्रतिशतता कम हो सकती है, और जो आर्द्र है वहाँ अधिक हो सकता है। तो यह जो अलग अलग है, और ये जो वाटर वेपर है ये भारी गैसेस होते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा का अवशोषण कर रहा था, ठीक उसी तरह से ये वाटर वेपर भी हमारा ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है ना। और ये जो वाटर वेपर है ये हमारे जो पृथ्वी है इससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है, जैसा कि बताया भारी। तो यह जो गैस है, ये वाटर वेपर जलवाष्प जो है, ये 6 किलोमीटर है ना, पृथ्वी के 6 किलोमीटर के नीचे ही 6 किलोमीटर के नीचे ही, अगर ये 6 किलोमीटर लेते हैं तो इसके नीचे ही 90% इसका जो कंसंट्रेशन है जलवाष्प का यह रहता है, यानी नीचे मतलब सतह के काफ़ी नज़दीक में रहता है ना, और ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है। तो क्योंकि और ये ऊष्मा का जैसे बोले कि अवशोषण भी करता है, सोखता भी है, सोखने के कारण से वहाँ तापमान को मेंटेन करने में काम आता है। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण रोल है वह है कि जो हमारा जो जितना वेदर रिलेटेड एक्टिविटी है ना, क्रियाएं हैं मौसम संबंधी, वो उसमें इसका अहम रोल हो जाता है जलवाष्प का। जलवाष्प से ही वर्षा होती है, जलवाष्प के कारण से अगर ये कंडेंस होता है तो कंडेंसेशन जब होता है तो एक लेटेंट एनर्जी, लेटेंट हीट बाहर निकलता है, जिसके कारण से वो तापमान में और ज़्यादा तापमान बढ़ा देता है, और वहाँ का जो प्रेशर है उसको बहुत कम कर देता है, जिसके कारण से स्टॉर्म या तूफान ये सब जनरेट होता है। इसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग साइक्लोन का चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसमें कि लेटेंट हीट से कैसे ऊष्मा अचानक से जनरेट होता है। और ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका उत्पत्ति महासागरों में ही होता है ना। क्यों होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि जलवाष्प का महत्व क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में, है ना। तो ये ऊष्मा का अवशोषण करता है, तो ये भी ग्रीन हाउस गैस के अंदर आता है। ग्रीन हाउस गैस समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग जब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अभी ये समझते हैं कि ये ऊष्मा का अवशोषण भी करता है, और अनेक प्रकार का जो मौसमी घटनाएं हैं उसमें इसका महत्वपूर्ण रोल हो रहता है।
इसके बाद है डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल्स या जो धूल कण है, ये अनेक स्रोतों से ये हमारे वायुमंडल में पहुंचता है, जैसे कि जो हमारे एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी है या नेचुरल एक्टिविटी, जैसे ज्वालामुखी का घटना हो तो उसमें जो विस्फोट होता है उसमें भी बहुत सारे धूल कण हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। इसके अलावे जो इरोजनल एक्टिविटी हो रहा है ना, पवन के द्वारा, उसके कारण से भी ये छोटा छोटा जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है। इसका कहाँ पर कितना होगा ये उसके स्थानीय सिचुएशन के हिसाब से ये वैरी कर सकता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है। लेकिन इसका महत्व इसलिए है कि इसमें कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल हैं जो बहुत ही छोटे, जो हमारे नग्न आँख से नहीं दिखाई पड़ते हैं। हमारे चारों ओर हो सकता है डस्ट पार्टिकल जो नहीं दिखाई पड़ता, जो बड़ा बड़ा कण है वो तो दिखाई पड़ जाता है, जैसे कि स्मोक है, धूल है, धुआं है, वो हमें दिखाई पड़ जाता है, उसमें उसका पार्टिकल्स बड़ा होता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल में, मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा। या कभी आप इसको अनुभव कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई घर के अंदर है और अंधेरा है, दिन का समय है, और कहीं से एक हल्का सा रोशनी कमरे में आ रहा है ना, कमरे में आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें उड़ते हुए दिखाई पड़ती हैं। वो क्या है? तो यही है, डस्ट पार्टिकल्स ही है। वो छोटा है, जो ऐसे सामान्य रूप से नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस लाइट के ये में हमें दिखाई पड़ जाता है ना। तो इसका क्या रोल है? ये इतना छोटा होता है कि ये जो वर्षा होता है वो, या जलवाष्प जो कंडेंस होता है, उसको कोई स्थान चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ की वो पहले आके जमा होने लगे, जिसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया, है ना। मतलब एक छोटा सा स्थान पहले चाहिए जिसमें आके पहले जलवाष्प आके उसमें इकट्ठा हो, फिर और दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह करके बड़ा होते होते बड़ा रूप लेता है, और फिर हम लोग उसके बूंद के रूप में, ये डिस्कस करेंगे कि वर्षा कैसे होता है, लेकिन ये समझते हैं कि उसमें हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो इस कारण से हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल, या जो समुद्र है, समुद्र में बहुत सा खारा पानी है ना, उसमें नमक होता है, तो ये नमक जम रहा है और समुद्र के लहर के कारण से ये नमक का कण जो छोटा छोटा है ये एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। इस तरह से वहाँ भी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का वो एक रोल इम्पोर्टेंट करता है। और समुद्र में खास करके जब वर्षा का पानी वहाँ होता है तो उसमें उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये वायुमंडल का संगठन में अनेक तरह का गैस, चाहे डस्ट पार्टिकल हो, धूल कण हो या जलवाष्प हो, इन सब चीज़ें हैं। और इनका क्या प्रतिशतता है, कितना है, उसका क्या रोल है, इन चीज़ों को हम लोग ने समझा अभी, है ना। इसके अलावा ये भी समझते हैं कि कुछ गैसेस जो है, अभी डिफरेंट गैसेस बताएं, वो अलग अलग उसका वेट अलग है, यानी कुछ हल्की हैं, कुछ भारी हैं, कुछ उससे भारी हैं, इस तरह से। तो इसके आधार पर कुछ गैसेस हैं वो एक ऊंचाई तक वो उसकी मात्रा अधिक मिलेगी, फिर उस ऊंचाई के बाद दूसरा गैस मिलेगा। इस तरह से एक सर्किल के रूप में या कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में जो हमारा पूरा पृथ्वी है, इसके एक विभिन्न ऊंचाइयों पर इसको ये मिलता है। जैसे नाइट्रोजन जो है ये 100 से, है ना, 100 से 200 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ये है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, है ना। इससे ऊपर, इससे और हल्का गैस जो होगा उससे ऊपर जाएगा, तो इसमें हीलियम, हीलियम गैस यह जो मिलता है यह है 1100 से 3500 किलो, 1100 किलोमीटर से 3500। अब यहाँ पूछ सकता है कि सर ये 3500 किलोमीटर तक क्या हमारा एटमॉस्फेयर है कि नहीं है ना। अभी हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कितना तक है और क्यों उसको हम लोग अगर मानते हैं।
ठीक है। इसके बाद जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस, हल्की गैस है, 35 किलोमीटर से ऊपर। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसको, ये पृथ्वी है, इसका एक विभिन्न ऊंचाई पर इस तरह से डिफरेंट हाइट का साइकिल मिल जाएगा। जैसे यहाँ इसमें नाइट्रोजन मिला, यहाँ पर क्या मिला, हीलियम मिला, इसमें हाइड्रोजन मिला। इस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में ये दिखा।